हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी पहचान मतलब हमारा स्वभाव, हमारी पसंद, हमारे विचार, ये सब बिल्कुल हमारा अपना है। हाँ, बिल्कुल। हमें लगता है कि ये हमारी अपनी एक मूल शख्सियत है जो जन्म से हमारे साथ है। सही कहा। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाला विचार डिकोड करने वाले हैं। और वो विचार ये है कि जिसे हम अपनी पहचान कहते हैं, वो शायद हमारी अपनी है ही नहीं। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी पूरी पहचान सिर्फ एक एक सामाजिक स्क्रिप्ट हो जिसे समाज ने लिखा है और हम बस उसे निभा रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है और आज हमारा मकसद यही है कि पहचान यानी आइडेंटिटी के इस जटिल विषय को हम ऐसे समझें जैसे हम समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों। वो भी बिना किसी बोझिल या उबाऊ अकादमिक भाषा के। हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान असल में बनता कैसे है। तो अगर हम शुरुआत करें तो पहचान शब्द सुनते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, मैं कौन हूँ? जो कि सुनने में बहुत ही मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत सवाल लगता है ना? लेकिन अगर हम इसे समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो पहचान कभी भी पूरी तरह से व्यक्तिगत होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या होती है? ये एक सामाजिक उत्पाद है, मतलब एक सोशल प्रोडक्ट। हम कौन हैं ये इस बात से तय होता है कि समाज हमें कैसे परिभाषित करता है, सत्ता और संस्कृति के नियम हम पर क्या थोपते हैं। और उन नियमों के बीच हम खुद को कैसे ढालते हैं, इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही रोजमर्रा की उपमा मेरे दिमाग में आ रही है। हाँ, बताइए। हम कह सकते हैं कि इंसान की पहचान एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम? ये कैसे है? देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक नए फैक्ट्री रीसेट फोन की तरह होता है। उसमें कोई ऐप नहीं होता। समझ रही हूँ। न धर्म का ऐप, न जाति का, न राष्ट्रीयता का और न ही जेंडर का। फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, परिवार, स्कूल और समाज धीरे धीरे उसके दिमाग में ये सारे ऐप्स इंस्टॉल करने लगते हैं। बिल्कुल। उसे बताया जाता है कि वो किस समुदाय का है, उसे कैसे कपड़े पहनने हैं, किस भाषा में बात करनी है। और अगर इस उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एक और बात सामने आती है, कोई भी ऐप हमेशा के लिए एक जैसा तो रहता नहीं है। हाँ, उसमें अपडेट्स आते रहते हैं। एकदम सही। समाजशास्त्र में भी पहचान को बिल्कुल इसी तरह गतिशील या डायनामिक माना जाता है। इंसान की पहचान पत्थर पर खींची लकीर नहीं है। मतलब ये बदल सकती है? हाँ, जैसे एक युवा छात्र जो आज किसी बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थक है, हो सकता है 10 साल बाद एक कॉर्पोरेट नौकरी में जाने पर बिल्कुल अलग नजरिया अपना ले। समय, स्थान और परिस्थितियों के साथ हमारी ये सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होते रहते हैं। और इतना ही नहीं, एक ही समय में हमारे फोन में कई सारे ऐप्स बैकग्राउंड में खुले भी तो होते हैं। अरे हाँ, जिसे अकादमिक भाषा में पहचान का बहुआयामी या मल्टीपल होना कहा जाता है। बिल्कुल। एक इंसान एक ही वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एक महिला की पहचान सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक महिला है। वो एक ही समय में भारतीय हो सकती है, बंगाली हो सकती है, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो सकती है, एक माँ हो सकती है और एक फेमिनिस्ट भी हो सकती है। और ये सारी पहचानें एक साथ चलती हैं। हाँ, लेकिन ये हमेशा आपस में तालमेल में नहीं होती। कभी-कभी एक माँ की पहचान और एक कामकाजी पेशेवर की पहचान के बीच टकराव भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पहचान हमेशा रिलेशनल होती है। मतलब हम अपनी पहचान शून्य में या अकेले बैठकर नहीं बनाते। रिलेशन मतलब हम ये तय करते हैं कि हम कौन हैं, ये देखकर कि हम कौन नहीं हों। सटीक रूप से यही। हम अपनी पहचान की सीमाएं हमेशा दूसरों को देखकर खींचते हैं। यानी ये हमेशा हम बनाम वे की तरह काम करता है। हाँ, इनसाइडर बनाम आउटसाइडर। हाँ, हम अक्सर अपने समूह की पहचान को मजबूत करने के लिए दूसरे समूहों से अपनी भिन्नता को रेखांकित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता को सबसे ज्यादा तब महसूस करता है जब वो किसी दूसरे देश में अजनबियों के बीच होता है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। लेकिन अगर हम मान लें कि समाज हमारे दिमाग में ये सारे विचार और पहचान के तरीके डाल रहा है, तो इसकी असली प्रक्रिया क्या है? ये काम कैसे करता है? इसके लिए समाजशास्त्र में कुछ बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत हैं। जैसे अगर हम चार्ल्स हॉटन कूले के विचार को लें, जिन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी सामाजिक आईना की अवधारणा दी थी। बिल्कुल। कूले का ये विचार मानवीय मनोविज्ञान और समाज के जुड़ाव को बहुत गहराई से समझाता है। उनका तर्क है कि हम खुद को उस तरह नहीं देखते जैसे हम असल में हैं। अच्छा, तो हम खुद को कैसे देखते हैं? हम खुद को दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आईने में देखते हैं। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला,
हम ये कल्पना करते हैं कि दूसरे लोग हमें कैसे देख रहे हैं। दूसरा, हम ये अनुमान लगाते हैं कि वे हमारे बारे में क्या राय बना रहे हैं या क्या फैसला कर रहे हैं। और तीसरा, उन अनुमानित फैसलों के आधार पर हम अपने बारे में एक भावना या पहचान विकसित कर लेते हैं। बिल्कुल। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में टीचर और परिवार वाले लगातार ये कहें कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, तो वो बच्चा बार बार उस सामाजिक आईने में अपनी ये सकारात्मक छवि देखता है। हाँ, और धीरे धीरे ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। वो सच में आत्मविश्वास से भर जाता है। लेकिन ये तो उस आईने का सकारात्मक रूप है। ये आईना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक कैसे? अगर समाज किसी व्यक्ति या किसी पूरे समुदाय पर लगातार अपराधी, अछूत, कमजोर या नाकाबिल होने का ठप्पा लगाता रहे, तो वो लेबल भी धीरे धीरे उनकी आत्म पहचान का हिस्सा बन सकता है। बाप रे! मतलब समाज का ये आईना लोगों को तोड़ भी सकता है। बिल्कुल। और इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्ष को जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक कदम और आगे ले जाते हैं। उनके अनुसार हमारी पहचान हमारे भीतर चलने वाले एक लगातार संवाद का नतीजा है। वो आई और मी वाला सिद्धांत है ना, मैं और मुझे। हाँ, आई और मी के बीच का संवाद। ये आई और मी का कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। अगर हम इसे सरल करें तो क्या ये ऐसा है कि आई हमारा वो हिस्सा है जो पूरी तरह से स्वतंत्र, आवेगी और रचनात्मक है? जैसे अगर कोई पार्टी में है और उसे केक खाने का मन कर रहा है तो आई कहेगा कि जाओ और पूरा केक खा लो। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और मी वो हिस्सा है जो सामाजिक नियमों से बना है, जो कहेगा कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, पहले दूसरों को लेने दो। हाँ, मतलब मी असल में हमारे अंदर बैठा हुआ समाज है। एकदम सही। और मीड का कहना है कि बचपन में बच्चे इस संतुलन को खेल खेल में सीखते हैं। सबसे पहले प्ले स्टेज आती है, जहां बच्चा किसी एक व्यक्ति की नकल करता है, जैसे डॉक्टर या टीचर बनना। वो उस एक भूमिका को समझने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन इसके बाद गेम स्टेज आती है। जैसे जब बच्चे मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। हाँ, वहां सिर्फ अपनी भूमिका जानना काफी नहीं है। एक स्ट्राइकर को ये भी पता होना चाहिए कि गोलकीपर क्या करने वाला है और डिफेंडर के क्या नियम है। बिल्कुल। फुटबॉल खेलते समय बच्चे को पूरे समूह के नियमों को एक साथ अपने दिमाग में रखना होता है। और यहीं से समाज के व्यापक नियमों को समझने की शुरुआत होती है और एक सामाजिक पहचान बनती है। लेकिन देखिए, अगर हम पूरी तरह से समाज के नियमों के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम हर वक्त किसी न किसी के सामने एक तरह का नाटक कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर अर्विंग गॉफमैन का ड्रामेटोलॉजिकल अप्रोच तस्वीर में आता है। यह सिद्धांत कहता है कि पूरी दुनिया एक थिएटर है। हाँ, और हम सब एक्टर हैं जो अलग अलग किरदारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, गॉफमैन कहते हैं कि हम अपनी पहचान का लगातार प्रदर्शन करते हैं और इसके लिए हम फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। फ्रंट स्टेज वो जगह है जहां दर्शक मौजूद हैं। वहां हम शिष्टाचार दिखाते हैं, अपनी एक साफ सुथरी छवि पेश करते हैं, जैसे क्लासरूम में एक शिक्षक की भूमिका। और बैक स्टेज? बैक स्टेज वो जगह है जहां कोई दर्शक नहीं होता। वहां इंसान अपने सामाजिक प्रदर्शन के भारी दबाव से मुक्त होकर आराम कर सकता है। अगर हम आज के डिजिटल युग को देखें ना, तो गॉफमैन का ये फ्रंट स्टेज सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। अरे बिल्कुल। मतलब इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर लोग अपनी सफलता, अपनी लग्जरी छुट्टियों की जो तस्वीरें डालते हैं, वो सब फ्रंट स्टेज का प्रदर्शन ही तो है। और उस प्रदर्शन को बनाए रखने के पीछे जो चिंता है या जो कर्ज और थकान है, वो बैक स्टेज है जिसे कोई नहीं देखता। गॉफमैन इसे क्या कहते थे? वो इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने इसे और भी ज्यादा थका देने वाला बना दिया है। पहले लोगों के पास अपने फ्रंट स्टेज से दूर जाने का एक मौका होता था। लेकिन अब ये स्टेज 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, खैर ये तो व्यक्तिगत स्तर पर प्रदर्शन की बात हुई, लेकिन हमें इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। मतलब बड़े पैमाने पर? हाँ, अगर हम समाज के इस थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें ये भी पूछना चाहिए कि इस थिएटर को बनाया किसने है, इसका खर्च कौन उठा रहा है। और यहीं पर अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात आती है। कार्ल मार्क्स का इस पर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया था। मार्क्स के अनुसार तो हमारी पहचान मूल रूप से हमारे वर्ग या क्लास से तय होती है। मतलब उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है और कौन सिर्फ मजदूर है, यही सब कुछ तय करता है। मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ के बीच अंतर किया था ना? हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए बहुत सारे मजदूर एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वे सभी गरीब हैं और उनका शोषण हो रहा है।
तो ये क्लास इन इटसेल्फ हुआ। हाँ, मतलब उनका एक वर्ग है, लेकिन वे इसके प्रति जागरूक नहीं है। उनकी कोई साझा पहचान नहीं बनी है। लेकिन जब वे मजदूर आपस में बात करते हैं, एक ट्रेड यूनियन बनाकर हड़ताल पर जाते हैं, तब वे क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाते हैं। अब उनकी वो आर्थिक स्थिति एक सक्रिय राजनीतिक पहचान बन चुकी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल सूझ रहा है। मार्क्स ने पैसे और आर्थिक वर्ग को हर चीज का केंद्र माना, लेकिन क्या समाज सिर्फ पैसे से चलता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहीं पर मैक्स वेबर जैसे विचारक आते हैं। क्योंकि आज के नजरिए से देखें तो उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कंज्यूमर कल्चर ने चीजों को काफी बदल दिया है। वेबर का भी यही मानना था कि मार्क्स का विश्लेषण अधूरा है। वेबर कहते हैं कि सिर्फ पैसा पहचान तय नहीं करता। तो और क्या करता है? समाज में आपका रुतबा यानी स्टेटस, आपकी शिक्षा और आपकी जीवन शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आज एक करोड़पति व्यापारी और एक साधारण मिडिल क्लास कर्मचारी दोनों ईएमआई पे एक ही ब्रांड का महंगा आईफोन खरीद ले, हाँ, और एक ही कॉफी शॉप में बैठकर समान कॉफी पिएं, तो क्या मार्क्स का वो आर्थिक वर्ग वाला सिद्धांत टूट नहीं जाता? देखिए, ये उपभोक्तावाद का एक बहुत बड़ा भ्रम है। सतह पर भले ही लगता हो कि हर कोई एक जैसी चीजें खरीद सकता है, लेकिन वेबर, जिसे सांस्कृतिक पूंजी या कल्चरल कैपिटल कहते हैं, वो आज भी लोगों को बांटती है। बिल्कुल। कॉफी शॉप में बैठना एक बात है, लेकिन वहां बैठकर किस तरह के नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, किस भाषा और आत्मविश्वास के साथ बात की जा रही है, ये सब अलग होता है। आर्थिक समानता का दिखावा जरूरी नहीं कि सामाजिक रुतबे की समानता हो। एकदम सही। और शायद यही कारण है कि इंसान सिर्फ पैसों या रुतबे तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसे एक बड़ी सामूहिक भावना की जरूरत होती है। और इसी सामूहिक भावना को एमिल दुर्खीम ने समझाया था। उनका सिद्धांत था कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे अंदर नहीं है, बल्कि ये उन साझा अनुष्ठानों और विश्वासों से बनती हैं जिन्हें पूरा समाज एक साथ मनाता है। इसे वो सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना, जैसे कुंभ मेले में स्नान करने वाले लाखों लोग। हाँ, या फिर स्वतंत्रता दिवस पर एक साथ राष्ट्रगान गाने वाले लोग। जब लाखों लोग किसी एक आयोजन का हिस्सा बनते हैं, तो उनके बीच एक मजबूत भावनात्मक बंधन पैदा होता है। ये कोई रूटीन कार्यक्रम नहीं है, ये वो सोशल ग्लू या सामाजिक गोंद हैं जो हमें एक धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान से चिपकाए रखते हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने जो ये सारे सिद्धांत समझे हैं, चलिए उन्हें हमारी रोजमर्रा की उन वास्तविकताओं पर लागू करके देखते हैं जो असल में हमारी दुनिया चला रही हैं। जैसे जेंडर, जाति और राष्ट्र। हाँ, अगर हम जेंडर की बात करें तो सिमोन डे बोवा का एक बहुत ही प्रभावशाली कथन है, कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है। इस एक वाक्य में तो पूरा सामाजिक विज्ञान छिपा है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जैविक या शारीरिक अंतर तो जन्म से होते हैं, लेकिन समाज उन शारीरिक अंतरों पर नियमों की जो इमारत खड़ी करता है वही जेंडर है। जैसे एक छोटे लड़के को बचपन में खिलौने के रूप में बंदूक या कार दी जाती है और उसे बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, और वहीं लड़कियों को गुड़िया दी जाती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा देखभाल करने वाली और शांत स्वभाव की होंगी। ये जेंडर की पहचान पूरी तरह से समाज द्वारा घड़ी गई है। और अगर हम भारतीय समाज के संदर्भ में बात करें तो पहचान का एक ऐसा ढांचा है जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता, और वो है जाति। B.R. अम्बेडकर ने इस व्यवस्था का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति सिर्फ काम बांटने का कोई निर्दोष तरीका नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक बहिष्कार और अलगाव की एक सख्त व्यवस्था बताया, एक ऐसी व्यवस्था जो इंसान की समानता को पूरी तरह नष्ट कर देती है और एक ऐसा पदानुक्रम या हायरार्की बनाती है जो जन्म पर आधारित है। और ये कोई पुरानी इतिहास की किताब का विषय नहीं है। आज भी भारत के रोजमर्रा के जीवन में ये गहराई से घुला हुआ है। हाँ, शादियां कैसे होती हैं, चुनाव में टिकट कैसे बांटे जाते हैं, यहाँ तक कि कई गांवों में लोगों के घर भौगोलिक रूप से कहाँ होंगे, ये सब आज भी इसी जातिगत पहचान से तय होता है। बिल्कुल। इसके बाद एक और बहुत बड़ी पहचान आती है, राष्ट्र या देश की पहचान। राष्ट्रवाद हमें इतना स्वाभाविक लगता है ना, जैसे ये हमेशा से था, लेकिन बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक इमेजिन्ड कम्युनिटी या काल्पनिक समुदाय कहा है। अब काल्पनिक शब्द सुनकर ऐसा लग सकता है कि राष्ट्र झूठ है, लेकिन एंडरसन का मतलब ये नहीं था। तो उनका क्या मतलब था? उनका मतलब था कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के दिमाग में एक कल्पना के रूप में मौजूद होता है,
एक देश में रहने वाले करोड़ों लोग अपने जीवन में कभी एक दूसरे से नहीं मिलते, वे एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, फिर भी वे ये मानते हैं कि उन सब के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब वे अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो उनके अंदर एक असली और मजबूत भावना पैदा होती है। इसे समझने के लिए हम एक खेल के स्टेडियम की उपमा ले सकते हैं। खेल का स्टेडियम, वो कैसे? अगर कोई व्यक्ति एक बड़े क्रिकेट स्टेडियम में बैठा है तो उसके आसपास 50,000 अजनबी लोग होते हैं। वो उनमें से किसी को नहीं जानता, लेकिन क्योंकि उन सभी ने एक ही रंग की जर्सी पहनी है और वे एक ही टीम का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई विकेट गिरने पर या छक्का लगने पर वे सब एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अरे ये एक काल्पनिक लेकिन बेहद मजबूत पारिवारिक भावना है। एंडरसन के अनुसार एक राष्ट्र भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, बस उसका पैमाना बहुत बड़ा होता है। ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि आज की आधुनिक दुनिया में, जिसे हम वैश्वीकृत या ग्लोबलाइज्ड युग कहते हैं, पहचान की ये पुरानी दीवारें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं। हाँ, आज के दौर में पहचान बहुत ही फ्लूइड या परिवर्तनशील हो गई है। बिल्कुल, एक ही इंसान के अंदर कई अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे आज का युवा एक ही समय में कोरियन पॉप म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हो सकता है, वीकेंड पे मैक्सिकन खाना खा सकता है और त्योहारों पर पूरी पारंपरिक निष्ठा के साथ अपने धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकता है। वो किसी एक डिब्बे में फिट नहीं बैठता। लेकिन इस वैश्वीकरण और बदलती पहचान के पीछे भी एक बहुत ही गंभीर ताकत काम कर रही है, और वो ताकत है सत्ता, यानी पावर। और यहाँ मिशेल फूको का काम बहुत अहम हो जाता है। फूको ने दिखाया कि पहचान का निर्माण कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सत्ता से जुड़ा है। समाज की जो बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, जेल या मीडिया, यही संस्थाएं तो तय करती हैं कि क्या सामान्य है और क्या असामान्य। बिल्कुल, जैसे स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं देते, वे एक खास तरह की पहचान थोपते हैं। हर 45 मिनट में बजने वाली घंटी, एक जैसी यूनिफॉर्म, कतार में चुपचाप बैठना, ये सब छात्रों को एक अनुशासित नागरिक बनाने की प्रक्रिया है। या फिर अस्पताल ये तय करते हैं कि मानसिक रूप से कौन स्वस्थ है और किसे समाज से अलग करके इलाज की जरूरत है। जिनके पास सत्ता है वही नियम बनाते हैं। और फिर आते हैं उत्तराधुनिक यानी पोस्ट मॉडर्न विचारक, जैसे स्टुअर्ट हॉल। उनका तर्क है कि आज के समय में कोई भी एक मूल या स्थिर पहचान बची ही नहीं है। इंसान की पहचान पूरी तरह से खंडित हो चुके हैं और ये लगातार बदल रही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर अकादमिक दुनिया और उत्तराधुनिक विचारक ये कह रहे हैं कि डिजिटल युग में पहचान की सीमाएं टूट रही हैं, पहचान बहुत लचीली है, हम सब एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं, हाँ। तो फिर आज की दुनिया में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी अपनी जाति, नस्ल, जेंडर या धर्म के आधार पर होने वाली राजनीति इतनी ज्यादा आक्रामक और कठोर क्यों होती जा रही है? ये तो बिल्कुल उल्टी दिशा है। ये आज के समय का सबसे ज्वलंत सवाल है। ऊपरी तौर पर देखने पर यह सच में एक बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। वो क्या? देखिए, जब समाज का कोई ताकतवर हिस्सा ये कहता है कि अब रंग, जाति या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब इंसान हैं, तो ये अक्सर उन लोगों का नजरिया होता है जो पहले से ही विशेषाधिकार प्राप्त है, प्रिविलेज्ड हैं। लेकिन जो समूह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए अपनी उस विशेष पहचान को छोड़ देना संभव नहीं होता। तो उनके लिए अपनी जाति या जेंडर की पहचान को मजबूती से पकड़ना असल में न्याय, गरिमा और समाज में अपना सही प्रतिनिधित्व मांगने का एक हथियार है। ये कठोरता असल में समानता की मांग से पैदा हुई एक ढाल है। बाप रे, ये एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये समझाता है कि क्यों दुनिया भर में आज ध्रुवीकरण इतना बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पहचान सिर्फ वो नहीं है जो हम अकेले में खुद को समझते हैं। ये इतिहास, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सत्ता की एक बहुत ही जटिल बुनावट है। कूली के सामाजिक आईने से लेकर गॉफमैन के थिएटर तक और मार्क्स के वर्ग संघर्ष से लेकर फूको के सत्ता नियंत्रण तक, ये सब हमें दिखाता है कि समाज के बिना इंसान का कोई वजूद नहीं है। और ये समझना आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है। हम अपने आसपास जो भी उथल-बुथल देख रहे हैं, उन सब के पीछे यही पहचान का विज्ञान काम कर रहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे मैं का निर्माण कैसे हुआ है, तब तक हम समाज की किसी भी उलझन को सुलझा नहीं सकते। एकदम सही बात है। और अब इस चर्चा के बिल्कुल अंत में एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए।
हमने चर्चा की थी कि गॉफमैन के अनुसार हम हमेशा समाज के सामने एक फ्रंट स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जरा कल्पना करें, अगर किसी इंसान से उसके सारे सामाजिक लेबल पूरी तरह से छीन लिए जाएं। सारे लेबल? हाँ, उसका धर्म, उसका जेंडर, उसकी जाति, उसकी राष्ट्रीयता, उसकी भाषा और उसका पेशा, सब कुछ हटा दिया जाए और वो इंसान बैक स्टेज पर एकदम अकेला खड़ा हो। तो क्या उस इंसान की अपनी कोई स्वतंत्र मूल पहचान बचेगी? या फिर क्या ये संभव है कि समाज के बिना हमारा वजूद एक कोरे कागज से ज्यादा कुछ है ही नहीं? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने का ये सफर जारी रहना चाहिए।